हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बी फार्मा 7th सेमेस्टर के इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट से। तो आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन से पहले हम यहाँ पे एक दो चीज़ें पहले जान लेते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये पार्ट किसका है, कहाँ से आया। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो जो केमिकल मेथड होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं केमिकल टेस्ट और एक को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ये जो केमिकल टेस्ट होता है, टाइट्रेशंस भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। ये तो आपने पढ़े होंगे पहले ही, केमिकल टेस्ट भी पढ़े होंगे और टाइट्रेशंस भी पढ़े होंगे जो फर्स्ट एनालिसिस है उसके अंदर। अब जो सेकंड एनालिसिस है उसके अंदर आप पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये केमिकल का ही पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। और ये जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरे को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये जो दोनों मेथड हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो चाहे वो क्रोमेटोग्राफिक मेथड हो, ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। आपको इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो इतना तो हमें पता चल गया कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड है, मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंट से एनालिसिस होती है, इतना तो हमें पता चल गया। पर अभी हम और देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो होता क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंटरेक्शन देखते हैं दो चीज़ों की। एक तो होता है EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा होता है मैटर। इन दोनों के इंटरेक्शन से हमें यहां पर मिलता है रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है ये हमें कोई भी चीज बता सकता है, क्वालिटेटिव चीज भी बता सकता है, मतलब उस मैटर की, इस मैटर की क्वालिटेटिव स्टडी भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप क्या समझ सकते हैं कि ये इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और मैटर की, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट किसका मिलता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। ये दोनों ही तरह के रिजल्ट हमें इससे मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये मेजरमेंट या फिर इंटरप्रिटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एब्जॉर्ब हुए हैं या एमिट हुए हैं। ये एब्जॉर्ब या एमिट किससे होंगे? इस मैटर से। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जैसे ही हम इससे इंटरेक्ट कराएंगे तो या तो ये इसको एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इसने एब्जॉर्ब करके और रेडिएशन को इमिट किया। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो जितना एब्जॉर्ब हुआ हम उसको भी मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि कंपाउंड का क्वालिटी क्या है या उसका क्वांटिटी क्या है। या फिर अगर इसने एब्जॉर्ब करके इमिट किया तो वो इमिट कितने रेडिएशन पे, कितने वेवलेंथ पे कर रहा है, वो हम अभी आगे खैर डिस्कस करेंगे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में। तो या फिर ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे फिर इमिट भी करता है रेडिएशन को, तो उसकी प्रॉपर्टी से भी हम बता सकते हैं कि ये जो मैटर है उसका क्वालिटी क्या है और उसका क्वांटिटी क्या है। इसके बाद में जभी भी ये जो मैटर है, जभी भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, तो क्या होता है, यहाँ जो मैटर में जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर आयंस जो इसके अंदर प्रेजेंट है मैटर के अंदर, वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाते हैं, या तो इनको एब्जॉर्ब करके और या फिर इनको इमिट करके। अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे और अगर इमिट करेंगे तो लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अब देखते हैं जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इस मैटर के अंदर, वो कैसी कैसी होती है? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये तीनों ही एनर्जी होती हैं। मतलब जब भी ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा तो ये तीनों ही एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी उसके अंदर।
तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी और मैटर की इंटरेक्शन हो रही है और उससे मैटर जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या इमिट कर रहा है, उसी से ही हम पता लगा लेते हैं कि जो मैटर है उसका क्वालिटी क्या है और उसका क्वांटिटी क्या है। तो अब हमें ये भी तो पता करना है कि ये EMR है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो आपको इसमें दो चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो EMR जो होता है उसमें दोनों ही चीजें होती हैं, वेव भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वेव्स जनरेट हो रही हैं और ये वेव्स जो जनरेट हो रही हैं ये पार्टिकल की फॉर्म में हो रही है। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वेव कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके बाद में ये ट्रेवल कर सकती हैं वैक्यूम में भी, मतलब जहाँ पे एयर भी ना हो वहाँ पर भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि विजिबल रेडिएशन हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, IR रेडिएशन हो गया, माइक्रोवेव रेडिएशन हो गया। अब जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसका फॉर्मूला होता है ये E = hv। जो E है वो एनर्जी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, H जो होता है ये प्लांक कांस्टेंट होता है और जो V होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला। इसको हम मेजर करते हैं जूल के अंदर, जूल इसकी यूनिट होती है। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है V = c/λ। तो यहाँ पर अगर हम V की जगह c/λ को रख दें तो ये वाला जो फॉर्मूला है E = hv, ये क्या हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा, क्योंकि V की जगह हमने c/λ रख दिया। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। इससे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं hcv के ऊपर डैश। ये जो V डैश वाला है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, और जो वेव नंबर होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। तो अगर हम यहाँ पर 1/λ ही तो है, ये यहाँ पर 1/λ कर दें तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर V भी लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो या तो hc/λ भी लिख सकते हैं E = और hcv भी लिख सकते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर। अब ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है या वेवलेंथ क्या होता है, क्योंकि एनर्जी तो इसी पर ही डिपेंड कर रही है ना। तो पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। से सपोज करो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास आउट हो रहा है, ये हो गया। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है या फिर वेवलेंथ क्या होता है या फिर वेव नंबर क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ से एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या फिर 1 माइक्रो सेकेंड में जितनी भी वेव्स निकल रही हैं यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकेंड भी अगर हम लेते हैं तो 1 सेकेंड में यहाँ से जितनी भी वेव्स निकलेंगी उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव। अगर यहाँ से लगा लो कि ये पूरा 1 सेकेंड का टाइम है, इतना ये 1 सेकेंड का टाइम है, तो यहाँ पर भी कितने वेव्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 निकले। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ से 1 सेकेंड में ये इतने वेव निकले तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8। तो समझ आ गया, एक यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे उनको ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। तो देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा, और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं मिनिमा। तो या तो हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो 2 मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस या फिर 2 मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। मैक्सिमा भी लिख सकते हैं और मिनिमा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सिमिलर ही निकल के आता है। तो 2 मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको ही हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसकी जो यूनिट होती है वेवलेंथ की वो होती है मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन। क्यों होती है, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो हम इन्हीं यूनिट्स में मेजर करेंगे इसलिए।
नेक्स्ट आते हैं हम वेव नंबर पे। जो वेव नंबर होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर, जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का जो इतना एरिया है ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर जितने भी वेव्स हैं उनको ही हम बोलते हैं वेव नंबर। जैसे यहाँ पर कितने वेव्स हैं 1 2 3 4 5, तो ये इसका जो वेव नंबर है वो कितना हो गया 5। वैसे ही अगर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ वाला होता तो अभी ये कितने हुए, केवल 3 हुए, मतलब इसका वेव नंबर कितना हो गया 3 हो गया। आपको ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 सेकेंड में जितने वेव्स पास हो रहे हैं उसको बोलेंगे, मतलब 1 यूनिट टाइम में जितने वेव्स पास हो रहे हैं, जबकि वेव नंबर बोलते हैं 1 सेंटीमीटर में जितने वेव्स प्रेजेंट होते हैं उसको। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना हम 1-2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम सपोज करते हैं ये है हमारा रेडिएशन सोर्स और यहाँ से हो रही हैं वेव्स पास। अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ होता है 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गई वेवलेंथ। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं। तो ध्यान रखो जितने वेव्स कम होंगे उतना ही ज़्यादा पास हो सकते हैं ना 1 यूनिट टाइम में, क्योंकि उनको कम टाइम लगेगा। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में वेव नंबर क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर जितनी भी वेव्स आती हैं उसी को ही हम बोलते हैं वेव नंबर। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे वेवलेंथ यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो कितनी कम है। अगर हम और वेव बनाएं यहाँ पर, ये वाले वेव्स जो हैं इसकी इससे कम है पर इससे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर उतना ही कम होगा। तो याद रखना है वेवलेंथ ज़्यादा हुई इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम होगी उसके अंदर, और जितना फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर ये देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है ना इनके बीच में, फिर ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कम होती जा रही है डिस्टेंस। तो ये क्या है, वेवलेंथ है ना, ये डिस्टेंस को हम वेवलेंथ ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है और एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। समझ आ गया अभी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो गामा रेज होती हैं, इसके अकॉर्डिंग जो गामा रेज होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पर उनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होता है। अगर हम एक्स रेज का देखें तो गामा रेज से ज़्यादा है इनकी वेवलेंथ, मतलब इनके अंदर गामा रेज से कम एनर्जी है। वैसे ही अगर हम यूवी का देखेंगे तो यूवी की और थोड़ी सी ज़्यादा है वेवलेंथ, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी कम एनर्जी है एज कम्पेयर टू एक्स रेज। इसके बाद में ऐसे ही देखें हम इंफ्रारेड, ये यूवी के बाद में विजिबल आता है, फिर इंफ्रारेड आता है। तो इंफ्रारेड जो होती है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है पर इसकी एनर्जी कम होती है यूवी से, एक्स रेज से या गामा रेज से। फिर अगर हम यहाँ पर देखें रेडियो वेव्स का, तो जो रेडियो वेव्स होते हैं उनमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है पर उनकी एनर्जी सबसे कम है। तो वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम के 7th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे कंप्लीट ओनली 399 में। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सैम्पल भी देखना चाहते हैं तो आपको सैम्पल भी मिल जाएंगे। थैंक यू।